चले लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज अबाउट कि कैसे आप डेटा एंट्री करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है डेटा क्लींजिंग का, फिर रिवर्स स्कोरिंग का, और फिर आगे कुछ फर्दर पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट कैसे रन करते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू रन बट मे बी इट a bit more tricky to interpret. असल में बेसिक पर्पस होता है कि आप उनकी इंटरप्रिटेशन करें। लेट मी शेयर द स्क्रीन। अगर आप लोगों को याद हो जो डेटा हम एग्जाम्पलरी डेटा ले रहे हैं, यस, अगर ये आपको डेटा फाइल नजर आ रही है तो हमने डिफरेंट वेरिएबल्स लिए थे। इस पे मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ। पार्टिसिपेंट आईडी, जेंडर, एज, आइटम वन के ऊपर एंजाइटी के टेस्ट पे, टाइम वन के ऊपर रिस्पॉन्स, टाइम टू के ऊपर आइटम टू, टाइम वन के ऊपर आइटम टू पे रिस्पॉन्स, पे टाइम टू के ऊपर आइटम वन और आइटम टू के ऊपर रिस्पॉन्स। और ये हमारे पास कुछ 22 लोगों का एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी डेटा है। आप लोग समझे जिस तरीके से, अगर आप लोगों के पास अगर उससे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स का डेटा होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये नोट करें, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कभी हमें ये क्वांटिटेटिव में डेटा नहीं नजर आ रहा होता बल्कि कैटेगरीज में आ रहा था। तो एक ऑप्शन 1 to 1 का, जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है, ये ऑप्शन होता है डिस्प्ले को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अगर इस ऑप्शन को आप एक बार सिलेक्ट करेंगे, नाउ अब क्या है, डेटा आपका क्वांटिटेटिव फॉर्म में नजर आ रहा है और कैटेगरीज गायब हो गई हैं। वापस क्लिक करेंगे तो ये वापस कैटेगरीज में आ जाएगा और जो है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म जो है, खासतौर पे वो डेटा जिसको आपने वैल्यूज दी है उनके लेबल्स आ जाएंगे और क्वांटिटीज जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो छुप। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आप लोग जब घर शिफ्ट करते हैं, मैं लोगों को स्टूडेंट्स को ऐसे बताता हूँ, आप जब घर शिफ्ट करते हैं सबसे पहला काम क्या होता है। वो नया घर होता है, सबसे पहले जाके उसकी सफाई करनी है। तो हो सकता है डेटा एंट्री के बाद, फॉर इंस्टेंस मैं इधर डेलिबरेटली कर देता हूँ कि मैंने इधर इधर ऑप्शन जो है मैंने चूज की हुई है टू की, तो मैं टू की बजाय इधर 22 और गलती से डबल एंटर कर देता था। तो ये एक गलती थी। जब आपके पास ऑब्वियसली 200 लोगों का डेटा होगा तो गलती हो सकती है एक बंदा से डाटा एंटर करते हुए। तो ये ऐसी गलती के चांसेस को के ऊपर भी केयरफुल रहना होता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक पार्टिसिपेंट का केस दो मरतबा एंटर हो, दो मुख्तलिफ लोगों से एंटर करेंगे, देन सी कि क्या कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आ रही। लेकिन प्रैक्टिकली ये रिसर्च भी करना मुश्किल होता है कि ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज इतना ज़्यादा आप टाइम रिसोर्सेज एक चीज़ के ऊपर नहीं लगा सकते। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक बारी चेक कर सकते हैं कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके कि क्या मैंने डेटा एंट्री करने में कोई गलती तो नहीं करती। जैसे मैंने अभी एक इधर गलती कर दी, तो अब अगर ये 200 का डेटा होता तो मुझे नजर ना आ रहा होता, हो सकता है मैं इसे ओवरलुक कर दूं। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो इसका एक बड़ा इजी प्रोसेस है। अगर आप एनालाइज के ऊपर जाएं और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चूज करें एंड देन फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेजेस, क्योंकि आप सैंपल के डेटा में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या नंबर ऑफ ऑप्शन चूज, कितने कौन सी ऑप्शन चूज की है, कितनी मरतबा वो ऑप्शन आई, इस किस्म की चीज़ें आप फ्रीक्वेंसी में आप देखते हैं। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्लिक करें, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर दो सेक्शंस होंगे। एक सेक्शन आपको नजर आ रहा है जिसमें आपके तमाम वेरिएबल्स मौजूद है और एक राइट साइड पे वेरिएबल्स का सेक्शन आ रहा है। अब आप जिस जिस वेरिएबल पे फ्रीक्वेंसी आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट ने, कौन कितने पार्टिसिपेंट ने कौन सी ऑप्शन चूज की, कितने पार्टिसिपेंट मेल से, कितने फीमेल थे, एज में कितने पार्टिसिपेंट 20 साल के थे, कितने 21 साल के थे। तो पार्टिसिपेंट आईडी को परहैप्स छोड़ के बाकी सारों के ऊपर आप ऑब्वियसली क्वांटिटीज या फ्रीक्वेंसीज देखना चाहते हैं, तो आप इन्हें वेरिएबल लिस्ट में ले जाएं और स्टैटिस्टिक्स में आपको कुछ चूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस वक्त डेटा की नहीं करनी है, तो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन फ्रीक्वेंसीज। तो एक क्विक तरीका है ये कि आप कैसे डेटा की एंट्री कर सकते हैं, और इसको ओके पे क्लिक करें तो आपको ये नजर आ जाएगा।
सबसे पहला जो है ये n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो आपको ये नजर आ जाएगा कि हर वेरिएबल के ऊपर आपके केसेस, नंबर ऑफ केसेस 22 हैं, जेंडर ऑफ पार्टिसिपेंट 22 बंदों ने रिपोर्ट किया है, अपना एज ऑफ पार्टिसिपेंट 22 बंदों ने रिपोर्ट किया है, एंटर हुआ है। इसी तरीके से ड्यूरिंग द एग्जाम आइटम 1 के ऊपर 22 बंदों ने रिपोर्ट किया है, रिलैक्स। ये जो ड्यूरिंग द एग्जाम आइटम नंबर 2 के ऊपर भी 22, इसी तरीके से आफ्टर द एग्जाम भी 22 पार्टिसिपेंट्स हैं दोनों आइटम्स के ऊपर। लिहाजा कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। आमतौर पे जब कोई प्रैक्टिकल डेटा होता है तो कोई ना कोई मिसिंग वैल्यूज किसी न किसी एक वेरिएबल में शो हो रही होती है, इधर नहीं। अब आ जाते हैं नीचे। मेरे ख्याल से इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, मेल की परसेंटेज कितनी है और फीमेल की परसेंटेज कितनी। तो टोटल आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 22 पार्टिसिपेंट्स, जिसमें से 10 मेल्स हैं जो कि 45% बनाते हैं टोटल पार्टिसिपेंट्स का, और 12 फीमेल्स हैं जो कि 54% बनाती हैं टोटल पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो आप ये परसेंट चेक करें, परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से आपके पास एज ऑफ पार्टिसिपेंट की फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज है। अब इंटरेस्टिंगली आपको नजर आ रहा है कि तमाम कैटेगरीज या तो मेल में है या फीमेल में है। तो इसका मतलब है यहाँ डाटा एंट्री में कोई इशू नहीं है। डाटा खास तौर पे वहाँ पे ये डाटा क्लींजिंग में मदद देता है जहाँ पे आपने कैटेगरीज बनाई है। अब अगर आप आइटम ड्यूरिंग द एग्जाम आइटम नंबर 1 को देखें तो दो, इसके अंदर हमने 4 कैटेगरीज बनाई थी। 2 कैटेगरीज में तो किसी का रिस्पॉन्स फॉल ही नहीं किया। ठीक है, 2 रिमेनिंग कैटेगरीज में जिसमें से मोर देन हाफ द डेज में 9 लोगों ने किया और नियरली ऑल डे में 12 लोगों ने किया, 12 लोगों ने। लेकिन किसी एक पार्टिसिपेंट का जो रिस्पॉन्स है वो 22 है। 22 तो रिस्पॉन्स हो ही नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही 4 थी, फ्रॉम 0 to 3। इसका मतलब है कि डेटा एंट्री में डेटा एंटर करते हुए कहीं अ, गलती हो गई। एंटर कुछ और करना था और हम लोग ने एंटर कुछ और कर दिया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 22 ऑप्शन सेलेक्ट कर सके। बाकी आइटम्स में आपको नजर आ रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी और परसेंटेजेस डिफरेंट कैटेगरीज की, वो उसी डिफाइंड कैटेगरीज में जो कि हमने वैल्यूज दी थी, कहीं भी कोई ऐसी नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि ये वाला वेरिएबल कौन सा है। ये वेरिएबल है ड्यूरिंग द एग्जाम। इसका मतलब है कि टाइम 1 पे आइटम नंबर 1 है ये। हम वापस डेटा व्यू पे जाएंगे और देखेंगे कि ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम नंबर 1 आइटम 1 में कहाँ 22 रिपोर्ट हुआ। ये 22 रिपोर्ट है, हमारी गलती पकड़ी गई। अब इसमें हम इसको कंपेयर करेंगे सोर्स डेटा से, यानी कि जिस जहाँ डेटा आपने कलेक्ट किया है, जो सोर्स डेटा है जहाँ पे इंफॉर्मेशन ली है, उससे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इस ऑप्शन पे या इस आइटम के ऊपर पार्टिसिपेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया था। मैंने उसे देखा, ओहो, मुझे पता लगा ये तो उससे तो 22 नहीं है, 2 रिस्पॉन्स है, तो मैं इसको यहाँ पे करेक्ट कर दूंगा। तो इसी तरीके से अगर कुछ और भी, अगर कोई एंट्री के अंदर कोई मिस्टेक हुई होती है तो आप इसे क्विकली एक बार चेक कर सकते हैं। डेटा की इंजन के और भी तरीकेकार होते हैं। एक सिंपल तरीकेकार था जिससे आप क्विकली देख सकते हैं कि क्या आपकी जो आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो डिफाइंड रिस्पांस कैटेगरीज के अंदर फॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर कोई बाहर निकल गया तो आप उसे चेक कर ले सकते हैं। अगली चीज इंपॉर्टेंट ये होती है जिसे कहते हैं, जो कि आम प्रैक्टिस में, ट्रेडिशन में, रिसर्च में इस्तेमाल होती है स्टूडेंट्स के लिए जो पीएस या एमएस लेवल पे साइकोलॉजी में कर रहे हो, उसे आप कहते हैं रिवर्स स्कोरिंग। अब मैंने डेलिबरेटली ऐसा किया था कि जो जीएडी का क्वेश्चन नंबर 1 था, अगर आपको याद हो, वो मैयर कर रहा था कि आप कितना टेंशन या एंजाइटी फील करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो क्वेश्चन नंबर 2 था, अगर आपको पिछली वीडियो में याद हो, वो क्या पूछ रहा था कि आप कितना रिलैक्स और टेंशन फ्री फील करते हैं। अब क्वेश्चन इधर ये डेवलप होता है कि पहला जो क्वेश्चन है वो तो ठीक है, एंजाइटी मेजर कर रहा है क्योंकि वो पूछा जा रहा है पार्टिसिपेंट से
कि आप कितना एंग्शियस फील करें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में तो हम पूछ रहे हैं कि रिलैक्स कितने हो, टेंशन फ्री कितने हो। तो ये एंग्जाइटी तो मैयर नहीं कर रहा, बल्कि ये एंग्जाइटी के ऑपोजिट मैयर कर रहा है। यानी कि गौर कीजिएगा, इसका मतलब ये होगा कि जो टेंशन फ्री या रिलैक्स के ऊपर जो लो स्कोर करेगा, जीरो स्कोर करेगा, इसका मतलब है कि उसके एंजाइटी का लेवल जीरो नहीं बल्कि मैक्सिमम होना चाहिए, जैसे कि इस स्केल में 3 है। यानी कि क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव वर्डेड तो नहीं कह सकते, ऑपोजिट वर्डेड है, वो चीज जो आप मैयर करने जा रहे हैं उससे ऑपोजिट लैंग्वेज आपने इस्तेमाल की है। तो जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है, जो रिस्पॉन्सेज हैं, वो भी उल्टे होने चाहिए। यानी कि अगर इसमें कोई पार्टिसिपेंट स्टूडेंट टेंशन फ्री वाले क्वेश्चन में जीरो स्कोर जो है वो लेगा। अगर आप दोबारा से मैं आपको क्वेश्चन रिव्यू करा देता हूँ कि ये देखें, ये क्वेश्चन रिलैक्स स्टार्ट टेंशन फ्री, और इसकी ऑप्शंस में हमने क्या दी हुई है, नॉट एट ऑल, सेवरल डेज, 0 to 3। अब रिलैक्स टू टेंशन फ्री में अगर कोई 3 स्कोर करेगा, क्योंकि ये ऑपोजिट वर्डेड है, तो इसका मतलब है कि वो एंजाइटी पे जीरो स्कोर कर, क्योंकि एंजाइटी रिलैक्सेशन के ऑपोजिट है। और इससे दूसरी ये होगा कि अगर वो इस ऑप्शन पे जीरो सेलेक्ट करें, तो इसका मतलब है उसमें एंजाइटी हाई होगी। लिहाजा हम लोगों ने क्या करना है इधर, कि इनकी ऑप्शंस को उल्टा करना। अगर हमने एंजाइटी मैयर की, यानी कि इसका मतलब है जो एग्जिस्टिंग हमने डेटा कलेक्ट किया है, इसमें दो जो नंबर 2 आइटम्स हैं, उनमें हमने रिवर्स स्कोरिंग करनी है। हमने एसपीएसएस को ये बताना है कि इन आइटम्स के ऊपर 0 का मतलब 3 है, 1 का मतलब 2 है, 2 का मतलब 1 है, और 3 का मतलब 0 है। स्केल जो है वो, ऑप्शन जो है वो उल्टा कर, आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी है, चेंज लेकर आनी है डाटा में। दैट्स व्हाई यू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस टू परफॉर्म दिस। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आप रीकोड इनटू डिफरेंट सेम वेरिएबल करते हैं, और आप वो आइटम सेलेक्ट करते हैं जिनमें आपने रीकोडिंग करनी है। यहाँ पे रीकोडिंग हमने 2 आइटम्स पे करनी है, और दोनों की स्केल एक जैसी है, तो हम एट अ टाइम इनकी रीकोडिंग कर सकते हैं। हमने इसको वेरिएबल लिस्ट पे लेके गए, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। तो जो इसका मतलब है जीरो, मैंने आपको बताया था जो स्कोर करेगा जिसकी ओल्ड वैल्यू जीरो है, उसकी न्यू वैल्यू हो जाएगी 3। एक जगह ओल्ड वैल्यू, एक जगह न्यू वैल्यू है, जीरो एक्चुअली गोज टू 3, और आप इसको ऐड कर देंगे। जैसे बताया, 1 गोज टू 2, इसी तरीके से 2 goes to 1, and 3 goes to 0. Now we have turned the world upside down, और जो है वो स्केल है उसको आपने उल्टा कर दिया है, और इसे आप कंटिन्यू करेंगे और ओके कर देंगे, तो खुद ब खुद यहाँ पे जो एसपीएसएस है वो ऑप्शन जो है वो चेंज कर देगा इन दोनों वेरिएबल्स। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इनके लिए रिवर्स स्कोरिंग के लिए एक डिफरेंट कॉलम बनाएं, और जो सोर्स डेटा है उसको रहने दें, क्योंकि मैंने जल्दी करना है इसको कवर ही देना है, तो मैं आप लोगों को उसमें अभी नहीं। तो ये आपने रिवर्स स्कोरिंग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो, नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली ये है कि आपने ये देखना है कि क्योंकि GAD1 आइटम, GAD2 आइटम मिल के एंजाइटी का स्कोर, टोटल एंजाइटी का स्कोर बनाते हैं। जैसे आपके एग्जाम्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन अगर 3 आपने करने हो, तो वो तीनों मिल के आपका सब्जेक्टिव का टोटल स्कोर बनाते हैं। हमें दोनों टाइम्स के ऊपर, यानी कि दोनों आइटम्स मिला के
एंजाइटी का स्कोर पता लगेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं पार्टिसिपेंट्स के स्कोर आइटम 1 के ऊपर और आइटम 2 के ऊपर, और वो जो आइटम 2 और आइटम 1 को जो ऐड करेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल स्कोर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑन एंजाइटी। अभी हमने दोनों के लिए करना है क्योंकि हमने दो टाइम पे डेटा लिए, तो हमने टाइम 1 के लिए भी कैलकुलेट करना है और टाइम 2 के लिए भी अलग अलग कैलकुलेट करना है। सिंपल ऑप्शन है, अगेन हमें कुछ चेंज लेकर आनी है डेटा के अंदर, कोई नई चीज बनानी है, तो ट्रांसफॉर्म सिंपल जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर कंप्यूट वेरिएबल। जो नया वेरिएबल आप बनाने जा रहे हैं, आप कौन सा नया वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, टोटल स्कोर ऑन द एंजाइटी, तो आप सिंपल लिख देंगे ए एन एक्स अंडर स्कोर टोटल। पहले आप टाइम 1 के ऊपर बनाना चाह रहे हैं T1 एंजाइटी टोटल स्कोर ऑन टाइम 1। अब टाइम 1 के ऊपर ये पहला ऑप्शन जो आइटम 1 के ऊपर है, आप इसे राइट साइड पे लेकर गए, सिंपल फॉर्मूला क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, तो ये टाइम 1 के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है, ऐड करेंगे। ये जो नया वेरिएबल है, ये इन दोनों हर पार्टिसिपेंट के लिए इन दोनों को ऐड करके उनका टोटल स्कोर निकालेगा और एक नया वेरिएबल हमारे वेरिएबल डेटा व्यू में हमें नजर आएगा। अगर हम इसे मिनिमाइज करें तो देखें, अब ये टाइम 1 के ऊपर एंजाइटी का टोटल स्कोर है बाय एडिंग G81 एंड G82 एट टाइम 1। क्योंकि ये स्केल लेवल पे है तो हम इसे स्केल लेवल पे चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल अब टाइम 2 के ऊपर बनाना है, तो आप इसको सिंपल इधर से चेंज कर दें टाइम 2। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो रीसेट करके वापस कोई प्रोसीजर इस्तेमाल कर लें, तो ओके कर दें, और अब आपके पास टाइम 2 के ऊपर भी एंजाइटी का लेवल आगे आप इसको स्केल चेंज। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ तक आपका डेटा क्लींजिंग का एक ओवरव्यू हो गया, देख लिया आपने कि डेटा कंप्यूट करते हैं। अब जाहिर बात है, अब इट डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च क्वेश्चन, आमतौर पे आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये तमाम चीज़ें सारे क्वेश्चन के लिए फॉलो करते हैं, देखते हैं किस किस मेरे क्वेश्चन में कौन कौन सा रिवर्स कोडेड आइटम है, हर एक को रिवर्स कोडेड करते हैं। जो रिवर्स कोडेड होता है तमाम स्केल्स के या क्वेश्चन के अलग अलग टोटल स्कोर निकालते हैं। अगर उनके अंदर कोई सब स्केल्स मौजूद हैं तो उनके लिए अलग अलग टोटल सब सब स्केल्स के ऊपर टोटल स्कोर निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई सब स्केल नहीं है, और तो हम लोगों ने सब स्केल के लिए टोटल, लेकिन उसका तरीक़ाकार प्रिंसिपल प्रोसेस एक ही रहता है। अब हम अब गोइंग बैक टू अवर रिसर्च क्वेश्चंस, पहले रिसर्च क्वेश्चन पे आते हैं। आर देयर एनी जेंडर डिफरेंसेस ऑन एंजाइटी ड्यूरिंग टर्मिनल एग्जाम्स? क्या मेल और फीमेल के एंजाइटी लेवल्स में डिफरेंस है ड्यूरिंग द टर्मिनल एग्जाम? सबसे पहले इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग टर्मिनल एग्जाम जो है वो टाइम 1 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा, इस पे क्या मेल और फीमेल में टाइम 1 के ऊपर ड्यूरिंग द टर्मिनल एग्जाम एंजाइटी लेवल में डिफरेंस था? याद रखिए, जब भी दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को किसी एक वेरिएबल के ऊपर आप कंपेयर करते हैं और वो वेरिएबल जिसके ऊपर आप कंपेयर कर रहे हैं वो उसका वो इंटरवल लेवल पे मैयर हो, तो उसके लिए आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इस्तेमाल करें। रैशनल क्या है? रैशनल ये है कि मेल का भी, मेल पार्टिसिपेंट्स का एक एवरेज स्कोर निकलेगा जो कि तमाम मेल्स के एवरेज या मीन स्कोर बताएगा एंजाइटी के ऊपर। फीमेल का भी एवरेज स्कोर निकलेगा किसके ऊपर? एंजाइटी के स्कोर्स के ऊपर। आप उन मीन्स को कंपेयर करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक का मीन अगर 5 निकला है, दूसरे का मीन 6 निकला है, एक पॉइंट का डिफरेंस है। आप ये देखना चाहते हैं कि क्या ये जो डिफरेंस है एक पॉइंट का,
वो वाजे डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है कि हम ये कंक्लूजन बना सकें कि मेल और फीमेल के एंजाइटी लेवल्स पे ड्यूरिंग द एग्जाम वाजे डिफरेंस होता है। क्योंकि 1 पॉइंट का डिफरेंस, हमें क्या पता वाकई एक मीनिंगफुल डिफरेंस है कि नहीं, एक वाजे डिफरेंस है कि नहीं। ये हम डिसीजन नहीं ले सकते कि कितना डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस एक मीनिंगफुल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यानी ऐसा डिफरेंस जो बाय चांस नहीं आया बल्कि किसी हद तक यकीनी है और इसमें कोई अनासर शामिल हैं इन डिफरेंस की वजह से। तो उस मीन उन दो मीन्स के दरमियान डिफरेंस देखने के लिए आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं उस सूरत में जब दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप से आपने का जो डिफरेंस आप देखना चाह रहे हैं वो किसी इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट पे देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे देख लें, मेल और फीमेल दो ग्रुप हैं, यानी कि एक वेरिएबल जो है वो बाइनरी नॉमिनल लेवल पे मैयर हुआ है, और जिसके ऊपर आप मेल और फीमेल में डिफरेंस देखना चाह रहे हैं वो इंटरवल लेवल पे मैयर हुआ है। तो दो ग्रुप्स और डिफरेंस, मीन डिफरेंस किसके ऊपर, इंटरवल लेवल के ऊपर। और आप डिफरेंस देखना चाह रहे हैं कि आया डिफरेंस जो है वो वाजे है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो उसको जज करने के लिए या उसको एवेल्युएट करने के लिए आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट रन करते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट रन करना कोई खुद एक साइंसदानी या कोई बहुत बड़ी उसमें वो नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सिंपल क्या करते हैं, यू जस्ट गो टू एनालाइज, कंपेयर मीन्स, क्योंकि मैंने जैसे बताया आप मीन्स कंपेयर करते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की बात हुई, आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहले टेस्ट वेरिएबल है जो कि इंटरवल लेवल पे मेजर हुआ होगा, जिस पर आप दो ग्रुप्स के डिफरेंसेस को देखना है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एंजाइटी टोटल T1, क्योंकि हम T1 के ऊपर देखना चाह रहे हैं डिफरेंस ड्यूरिंग द एग्जाम। और एक ग्रुपिंग वेरिएबल है, ग्रुपिंग वेरिएबल वो वेरिएबल है जिस, ऑब्वियसली नाम बता रहा है, जिसमें दो ग्रुप्स मौजूद है। याद रखिए कि कभी भी आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट दो से ज्यादा ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल नहीं होते। मैं बार बार रिपीट करता रहा, जहाँ पे दो ग्रुप्स हों, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, आप ग्रुप्स को ग्रुपिंग वेरिएबल में लेकर के डिफाइन, आपने एक को 0 वैल्यू दी थी ग्रुप 1 को और ग्रुप 2 को 1 वैल्यू दी थी। कंटिन्यू करते हैं, जो आपने वैल्यू दी होगी आपने वो, बाकी सारी चीजें आप डिफॉल्ट के ऊपर आएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का कि आउटपुट में तीन टेबल मिलेंगे, एक ग्रुप स्टैटिस्टिक्स के नाम से, एक इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट के नाम से, और एक SPSS 28 वर्जन में वो इफेक्ट साइजेस भी रिपोर्ट करता है। तो लेट्स ट्राई टू इंटरप्रेट इट। पहला टेबल बहुत सिंपल है, एंजाइटी टोटल T1 जो, वो आपका एक आउटकम या टेस्ट वेरिएबल है जिस पे आप मेल्स और फीमेल्स के डिफरेंसेस देखना चाहते हैं। यहाँ पे एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेल आपके, मेल टोटल नंबर ऑफ मेल 10 है और फीमेल 12 है। अगली चीज पे आ जाए, मेल का जो मीन है एंजाइटी के ऊपर ड्यूरिंग द एग्जाम वो 4.6 है और फीमेल का 4.66 है, यानी कि सिर्फ 0.06 का डिफरेंस आ रहा है मेल और फीमेल के दरमियान। अब ये डिफरेंस आया मीनिंगफुल है या नहीं है, या कितना डिफरेंस मीनिंगफुल होता है, ये मैं या आप डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट डिसाइड करता है, जिसका आने वाला टेबल है जो मुख्तलिफ फार्मूलाज के जरिए डिसाइड करता है कि कितना डिफरेंस को आप एक मीनिंगफुल डिफरेंस समझेंगे। अगली चीज है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से मुराद ये होता है कि अ, कि जो डेटा के अंदर जो डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं वो ऑन एवरेज मीन से कितना दूर हैं। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो तो मीन एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव समझा जाता है अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप का, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हो तो मीन एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझा जाता, क्योंकि इसका मतलब है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज
मीन से ज्यादा दूर है। यहाँ पे तो कंपैरिजन करना इधर बनता नहीं है, लेकिन फिर भी सम हाउ इट इज शोइंग कि जो मेल का जो फीमेल का जो मीन है दैट इज अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ही होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे अल्फाज में कहते हैं। उसकी डिटेल में जाए बगैर मैं बस ये कहूंगा कि ये एक पॉपुलेशन पैरामीटर होता है, एक अंदाजा होता है पॉपुलेशन में सैंपल के बजाय, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन एक सैंपल स्टैटिस्टिक्स है, इट डजंट इंडिकेट एनीथिंग अबाउट द पॉपुलेशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एक पॉपुलेशन पैरामीटर है दैट ट्राइज टू कन्वे कि पॉपुलेशन में पार्टिसिपेंट्स में कितनी वेरिएबिलिटी हो सकती है। उस वेरिएबिलिटी को इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। और याद रखिएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हमेशा सैंपल स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैंडर्ड डेविएशन से छोटी होती है। तो इधर आपको नजर आ रहा है कि जो मेल की स्टैंडर्ड एरर है दैट इज लेस देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मेल। इसी तरीके से फीमेल। तो बेसिकली ये पॉपुलेशन में वेरिएशन को का एस्टिमेट, क्योंकि हमें पॉपुलेशन के पैरामीटर्स का पता नहीं होता, इस वजह से उसका एस्टिमेट। अब आते हैं नीचे मेन चीज के ऊपर कि क्या 0.06 का जो डिफरेंस है दोनों मेल्स और फीमेल्स के दरमियान, क्या ये वाकई एक मीनिंगफुल डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है कि ये तो आउटकम वेरिएबल है, यानी कि जिसके ऊपर आप डिफरेंसेस देखने जा रहे हैं। आपके पास आगे दो कॉलम्स हैं, एक है इक्वल वेरिएंसेस नॉट एज्यूम और दूसरा है इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम। ये टी टेस्ट को रन करने के लिए चार एजम्पशंस होती हैं, जिसमें से दो एजम्पशंस का मैं जिक्र करना, मरफूजे होते हैं जिनका मीट करना जरूरी होता है। एक होती है कि डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं अभी उसके ऊपर नहीं गया, मुझे जाना चाहिए था। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा आप कैसे चेक कर सकते हैं? स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यूज से। अभी ये मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि इट इज नॉट पार्ट ऑफ द आउटपुट। दूसरी इजम्पशन ये होती है कि देयर शुड बी इक्वल अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी बिटवीन बोथ ग्रुप्स। अप्रोक्सीमेटली जो एंजाइटी का जो वेरिएबिलिटी है, या जो यानी आप इससे दूसरे लफ्जों में स्टैंडर्ड डेविएशन कहें, मेल और फीमेल में जो वेरिएबिलिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन है इन दोनों ग्रुप्स के अंदर, वो अप्रोक्सीमेटली कमोबेश एक ही जितनी होनी चाहिए, एक ही जितनी होनी चाहिए। उसको असेस करने के लिए एक क्या, असेस करने से मुराद कि क्या मेल और फीमेल में जो वेरिएबिलिटी थी वो तकरीबन तकरीबन या दो ग्रुप्स में जो वेरिएबिलिटी एक जितनी होती है, उसके लिए लिवीन टेस्ट इस्तेमाल है। सिंपल मैं यहाँ से ये कहूँगा कि अगर ये जो लिवीन टेस्ट की जो जो नीचे इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम के सामने जो दो वैल्यूज दी हैं, एक एफ स्टैटिस्टिक्स और एक सिग्निफिकेंस, दूसरे पी वैल्यू भी कहते हैं। कभी भी टी टेस्ट को इंटरप्रेट करने के लिए अगर इसकी लिवीन टेस्ट की पी वैल्यू 0.05 से अबव हो तो आप पहले कॉलम को रीड करते हैं, पहले कॉलम को पढ़ते हैं, पहले टी टेस्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0.05 से कम हो, यानी कि 0.04, 0.03, 0.02, 0.00, तो आप, क्योंकि फिर इक्वल वेरिएंसेस की एजम्पशन मीट नहीं होती, लिहाजा आप दूसरे कॉलम में टी की वैल्यूज और बाकी वैल्यूज को रीड करते हैं। इधर सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.05 से काफी ऊपर है, जैसे कि 0.70, 0.05 से काफी ऊपर है, लिहाजा हम टी टेस्ट की इंटरप्रिटेशन के लिए पहले कॉलम को रीड करें। तो अब यहाँ तक हमें पता लग गया इससे कि हमने पहले कॉलम को रीड करना है। उसमें सबसे पहले हमने टी की वैल्यू को देखना है, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। याद रखिए, अगर इग्नोर द प्लस
माइनस साइन, ये जो टी के साथ माइनस का साइन है, या अगर ये प्लस भी होता है इसको इग्नोर कर दें। अगर टी की वैल्यू 1.96 से एक्सीड कर जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि 1.97, 1.98, 1.992 या 2 से भी अबव, तो दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो मीन डिफरेंस होगा वो वाजे होगा, सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा, वाजे डिफरेंस होगा। यहाँ पे जो वैल्यू है, बाय इग्नोरिंग द माइनस साइन, वो 0.16 है, यानी कि 1.96 से बहुत नीचे है, 1.96 से एक्सीड नहीं की है। लिहाजा टी की वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है कि जो दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो डिफरेंस आया है, दैट इज अ मिनिमम डिफरेंस, दैट इज अ डिफरेंस which cannot be considered as significant, वो वाजे डिफरेंस नहीं है, that difference which can be attributed to chance factors, वो chance factors की वजह से हो सकते हैं, और वो यकीनी डिफरेंस। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो इंटरप्रेट करने वाली होती है वो सिग्निफिकेंस या पी वैल्यू होती है। याद रखिए हमेशा टू साइडेड पी वैल्यू को देखते हैं, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि क्यों देखते हैं। अगर पी की वैल्यू, टू साइडेड पी की वैल्यू 0.05 से नीचे आ जाए, यानी कि 0.04, 0.02, 0.03, 0.01, 0.00, तो दोनों जो मीन्स होते हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होता है, वाजे होता है। यहाँ पे पी की वैल्यू 0.86 है, यानी कि 0.05 से बहुत ऊपर है, 0.05 से नीचे नहीं है। तो इसका मतलब है जैसे टी की वैल्यू ने बताया, वैसे पी की वैल्यू भी ये इंडिकेट कर रही है कि दोनों ग्रुप्स में वाजे डिफरेंस मौजूद नहीं है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसको रिपोर्ट भी करना होता है, वो जो इंटरप्रिटेशन में भी मदद देती है, वो ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस इन मीन्स। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन्स नहीं है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस इन मीन्स। इसकी आसान इंटरप्रिटेशन होते हैं कि आपके पास दो लोअर और अपर लिमिट्स हैं। अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के साइंस ऑपोजिट ऑपोजिट, यानी कि लोअर और अपर लिमिट में जीरो की वैल्यू ऑपोजिट होने का मतलब होगा कि जीरो की वैल्यू फॉल करती है। अगर ऑपोजिट नहीं होगा तो इसका मतलब है जीरो की वैल्यू फॉल नहीं करती, कॉमन सेंस की बात है। अगर इन दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे, यानी कि लोअर का माइनस में हो और अपर का पॉजिटिव में हो, या अपर का माइनस हो और लोअर का पॉजिटिव में हो, तो इसका मतलब है कि दोनों मीन्स के दरमियान स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। लिहाजा ये पढ़ने के बाद आप सिंपल रिपोर्ट कर सकते हैं, द स्कोर ऑन एंजाइटी ड्यूरिंग द एग्जाम इन फीमेल वर स्लाइटली हायर compared to male. However, there were no significant differences between those groups, between male and female, on anxiety during the exam, because T value was le less than 1.96, T value को रिपोर्ट कर दे बेशक आप 0.16, P value was greater than 0.05, P value को रिपोर्ट कर दें 0.86, and their confidence intervals contained a zero value because uh, uh, the signs were opposite in lower and upper level confidence. तो सिंपली आप बीएस लेवल पे आप ऐसे इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। आखिरी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये है कि टेबल आपको SP/28 देता है कि इफेक्ट साइज, याद रखिए इफेक्ट साइज क्या होता है। अभी तक जो आप टी टेस्ट की बात कर रहे हैं, इट इज टी टेस्ट इज अबाउट मेकिंग इन्फेरेंस कि आया डिफरेंस है या नहीं है, क्या डिफरेंस जीरो से मुख्तलिफ है, सिग्निफिकेंट है। आप इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, इस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस क्या है, मैग्नीट्यूड या डिफरेंस है कितना, कम है, ज्यादा है, दरमियाना है। तो इफेक्ट साइज होते हैं इस वजह से कि आपको समझ आ सके कि डिफरेंस है कितना।
उसका मैग्नीट्यूड क्या है। टी टेस्ट के लिए सबसे कॉमनली यूज होने वाला इफेक्ट साइज कोहेंस डी कहलाता है। मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट साइजेस इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ किस्म के स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के लिए। टी टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाला कोहन्स टी है। इसका आप पॉइंट एस्टीमेट देखते हैं, पॉइंट एस्टीमेट अगर 0.2 हो, 0.20 हो तो स्मॉल इफेक्ट होता है, कम असर होता है, कम फर्क होता है। 0.5 हो तो मीडियम असर होता है, दरमियाने दर्जे का एक असर होता है। 0.8 हो तो 0.80 हो तो एक लार्ज मैग्नीट्यूड होता है, थोड़ा ज़्यादा असरात या डिफरेंस होते हैं। तो हमारा जो पॉइंट एस्टिमेट है, बाय इग्नोरिंग द माइनस साइन, इट इज 0.07, जो कि स्मॉल से भी कम है, क्योंकि हमारे रिजल्ट जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये कुछ बेसिक इंटरप्रिटेशन है टी टेस्ट की, क्विक। इस तरीके से अब अगर मैं इसको खत्म करूं, तो अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अक्सर औकात ये होता है कि आपके पास आपने दो मीन कंपेयर करने होते हैं, लेकिन वो दो ग्रुप से नहीं होते, वो दो डिफरेंट टाइम से होते हैं, लेकिन ग्रुप एक ही होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में एंजाइटी T1 और एंजाइटी T2। अब एक ही ग्रुप है, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल, दो ग्रुप्स नहीं है, एक ही ग्रुप है। जिस पार्टिसिपेंट ने पहले टाइम 1 पे रिस्पॉन्स दिया उसने टाइम 2 पे भी रिस्पॉन्स दिया, यानी कि हर पार्टिसिपेंट पहले टाइम में भी था, दूसरे टाइम में भी था। एक ही पार्टिसिपेंट से दो टाइम्स पे आपने डेटा कलेक्ट किया है। अब एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन ये भी था, अगर आप नोट करें, कि is there any mean differences या differences in student anxiety during and after terminal exam। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों के टाइम 1 के ऊपर एंजाइटी का जो मीन है और टाइम 2 के ऊपर जो एंजाइटी का मीन है, इन दोनों के भी जो है वो इन दोनों के दरमियान भी मीन डिफरेंस देख सकते हैं। और तकरीबन तकरीबन ही उसी तरीके से इंटरप्रेट होता है। इसका जो पर्पज ये होगा कि देखना कि पहले जो पार्टिसिपेंट ने एंजाइटी पे स्कोर किया और बाद पे जो एंजाइटी पे स्कोर किया, उनके जो मीन है उनमें क्या वाजे सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है या नहीं है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि ज़रूरी है कि दोनों जो दो वेरिएबल्स हैं, जो दोनों वेरिएबल्स हैं, वो दोनों इंटरवल लेवल पे मौजूद। इसको कंडक्ट कैसे करते हैं, इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, वी विल क्विकली गो थ्रू दैट, क्योंकि बिकॉज ये तकरीबन उसी तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन है। तो आप जाते हैं कंपेयर मीन के ऊपर, यू सेलेक्ट पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। उसके बाद आपके पास पेयर की ऑप्शन है, आपने किस पेयर को सेलेक्ट करना है, टाइम 1 के ऊपर, और दूसरा पेयर क्या है, टाइम 2 के ऊपर। ऑप्शंस को आप उसी तरीके से जो है वो डिफॉल्ट पे रहने देते हैं और ओके का बटन सेलेक्ट करते हैं। तो सवाए इस टेबल के तकरीबन तकरीबन आपको वही चीजें नजर आती हैं। इस टेबल के ऊपर हम इंटरप्रिटेशन पे बाद पे जाएंगे। अगर आप ये देखें, पेड सैंपल टी टेस्ट में पहले टाइम 1 के ऊपर आपका मीन है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है। इसी तरीके से एंजाइटी के ऊपर जो टाइम 2 के ऊपर यानी आफ्टर स्टूडेंट्स, जो आफ्टर द एग्जाम मीन है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, कितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है। तो हमें नजर आ रहा है टाइम 2 के ऊपर, जो टाइम 1 के ऊपर जो एंजाइटी का मीन है, यानी ड्यूरिंग द एग्जाम एंजाइटी का मीन स्टूडेंट्स के में 4.6 है, और टाइम 2 के ऊपर यानी आफ्टर एग्जाम 1.31 है। यानी कि इधर काफी डिफरेंस नजर आ रहा है, तकरीबन 2.5 समथिंग का डिफरेंस नजर आ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि ये कंक्लूड कर सकते कि कितना डिफरेंस मीनिंगफुल है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन टाइम 2 के ऊपर कम है, टाइम 1 में ज्यादा है। इसका मतलब है टाइम 1 का जो मीन है दैट इज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव, उसके अंदर वेरिएबिलिटी कम है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन पॉपुलेशन के अंदर दोनों ग्रुप्स की वेरिएबिलिटी को बता रहा है।
अगर हम इस टेबल को स्किप करें, क्योंकि ये टी टेस्ट रिलेटेड ही कोरिलेशन का टेबल है, तो आप देखेंगे नीचे तकरीबन तकरीबन वही चीजें बताई हुई हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया था कि आप देखते हैं सिग्निफिकेंस देखने के लिए टी की वैल्यू। मैंने आपको पिछले उसमें बताया था इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में अगर टी की वैल्यू 1.96 से एक्सीड कर जाए तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ पे वाजे तौर पे 1.96 से वैल्यू एक्सीड करके 9.63 पे पहुंची हुई है, तो लिहाजा कंक्लूजन ये है कि देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी स्कोर्स ऑन टाइम 1 एंड टाइम 2। और आपको नजर आ रहा है टाइम 2 का जो मीन है वो हायर है, इसका मतलब है टाइम 2 के ऊपर जो एंजाइटी का स्कोर है दैट इज सिग्निफिकेंटली वाजे तौर पे टाइम 2 के मुकाबले में हाई है। इसी तरीके से आप टू साइडेड पी वैल्यू देखते हैं, जैसे आपने पिछले उस पे देखी है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे। यहाँ बता रहे हैं कि पी वैल्यू इज लेस देन 0.001, यानी कि वो 0.05 क्या, वो 0.01001 से भी चली गई है। इसका मतलब है हाईली सिग्निफिकेंट है। दोनों ग्रुप्स के दोनों दोनों जो टाइम्स के दरमियान जो एग्जाइटी के ऊपर डिफरेंस है वो वाजे तौर पे मुख्तलिफ है। और इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कि देखना ज़रूरी है कि दोनों जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है दोनों पॉजिटिव साइंस के साथ हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। लिहाजा इसमें ज़ीरो की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आपका जो नतीजा है वो क्या है कि इट इज़ अ सिग्निफिकेंट, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं देयर द मीन ऑफ द participants at time 1 during the exam on the anxiety was significantly higher compared to the mean after the exams, and this difference was statistically significant because t value was equal to 9.63, p value is less than 0.001, and confidence interval don't have a zero value in it, और confidence interval को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया कि पेड सैंपल टी टेस्ट के लिए भी कौन डी इस्तेमाल होता है एज इफेक्ट साइज कि कितना डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पॉइंट एस्टिमेट से पता लग रहा है 2.0, इसका मतलब है ये 0.8 से भी है, तो ये एक लार्ज इफेक्ट लार्ज मैग्नीट्यूड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ये तो अब पेड सैंपल टी टेस्ट का भी ओवरव्यू होगा। लास्ट ओवरव्यू जो मैंने आप लोगों को देना है वो है, मैं स्क्रीन शेयर दोबारा से करता हूँ उस पर, वो है कोरिलेशन के ऊपर। अ, याद रखिए कि दो किस्म के रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं। एक रिसर्च क्वेश्चन होता है आपका जो है वो डिफरेंस बेस्ड, अगर ये देखेंगे ये दोनों रिसर्च क्वेश्चन डिफरेंस बेस्ड थे। कुछ रिसर्च क्वेश्चन होते हैं आपके एसोसिएशन बेस्ड, ये दोनों रिसर्च क्वेश्चन एसोसिएशन बेस्ड है। और एसोसिएशन बेस्ड रिसर्च क्वेश्चन जो हैं उसके लिए आप एक ट्रेडिशन है कि कोरिलेशन इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी एसोसिएशन बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन आसानी समझाने के लिए ट्रेडिशन सेट किया गया है कि कोरिलेशन इस्तेमाल करते हैं आप जब आप एसोसिएशन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब अगर याद रखिए कि एक कोरिलेशन जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ अभी एड्रेस करूंगा वो कोरिलेशन कहलाती है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। वो कोरिलेशन कोफिशिएंट तब इस्तेमाल होता है जब दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन देखना हो, और दो वेरिएबल्स के दरमियान जो एसोसिएशन देखना हो वो दोनों वेरिएबल्स इंटरवल लेवल पे मैयर हों। तो हमारे पास दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो दोनों इंटरवल लेवल पे मैयर हों, एक एंजाइटी का स्कोर टाइम 1 के ऊपर और एंजाइटी का स्कोर टाइम 2 के ऊपर। लिहाजा क्योंकि ये दोनों इंटरवल लेवल पे मेजर हुए हैं तो आप इनकी कोरिलेशन देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, जिसके लिए दोनों का वेरिएबल्स का लेवल ऑफ मेजरमेंट इंटरवल होना चाहिए, आप सिंपली एनालाइज पे कोरिलेट पे जाएंगे, हाई वेरिएट कोरिलेशन सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों कोरिलेशंस जिसके दरमियान देखनी है उसको वेरिएबल लिस्ट में लेके जाएंगे। ऑप्शंस आप इसको
डिफॉल्ट पे रहने दें, क्योंकि अगर आपने सिर्फ कोरिलेशन देखनी है, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये टेबल कोरिलेशन के नाम से सामने आएगा। इसमें अब इंटरप्रिटेशन करने वाली क्या चीज़ है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि एंजाइटी का एंजाइटी के साथ एसोसिएशन ऑब्वियसली वन होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। और एंजाइटी का टाइम वन के ऊपर टाइम टू के साथ कोरिलेशन देखने को मिल रहा है। फिर ये नीचे दोबारा से वही चीज रिपीट हो रही है जो ऊपर चीज रिपोर्ट हो रही है। तो या आप वन से नीचे देखेंगे या वन से ऊपर देखेंगे। तो लिहाजा क्योंकि हमने एंजाइटी टोटल का पियरसन कोरिलेशन देखनी है, एंजाइटी टोटल का टाइम टू के साथ, टाइम वन और टाइम टू के साथ कोरिलेशन देखनी है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि माइनस कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है 0.61। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कि अगर एंजाइटी के जिन लोगों के एंजाइटी के ऊपर टाइम वन पे स्कोर हाई थे, उन लोगों के टाइम टू के ऊपर एंजाइटी पे स्कोर लो हैं, और जिनके लो थे उनके हाई हैं। तो एक वेरिएबल के ऊपर स्कोर्स ऊपर जाते हैं, दूसरे वेरिएबल पे नीचे आते हैं, और अगर दूसरे वेरिएबल पे ऊपर जाते हैं तो पहले पे नीचे आते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो से प्लस माइनस वन तक रेंज करता है, और ये वन के जितना करीब होता है ये उतना स्ट्रॉन्ग होता है, और वन से जितना दूर और जीरो के जितना करीब होता है ये उतना वीक होता जाता है। क्योंकि हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट तकरीबन तकरीबन बीच में है 0.50 और जो है वो वन के, तो ये एक मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कोफिशिएंट है। अगर ये 0.5 तक होता तो हम कहते कि ये मॉडरेट है, 0.5 से नीचे 0.3 होता तो हम कहते ये स्मॉल कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्मॉल मैग्नीट्यूड या एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये 0.6 है तो हम कह सकते हैं मॉडरेट टू लार्ज स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इसका है, और ये नेगेटिव कोरिलेशन है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें देखने वाली ये होती है वो सिग्निफिकेंस लेवल। कोरिलेशन कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट या वाजे तब होता है, अबव एंड बियॉन्ड एरर चांसेस तब होता है, जब ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट के जो नीचे वाली जो सिग्निफिकेंस वैल्यू दी होती है, जैसे कि मेरा कर्सर है जिसपे, ये 0.05 से नीचे हो। अगर ये 0.05 से नीचे होता है तो इसका मतलब है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट यकीनी तौर पे पॉपुलेशन में मौजूद है, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो नेगेटिव एसोसिएशन है वो यकीनी तौर पे पॉपुलेशन में जीरो से मुख्तलिफ है, यानी कि कोरिलेशन मौजूद है। सिग्निफिकेंस अगेन इधर क्या चेक करती है कि आया कोरिलेशन कोफिशिएंट है या नहीं है। अगर तो 0.05 से नीचे है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है और जीरो से डिफरेंट है। अगर 0.05 से वैल्यू ऊपर चली जाए, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.20, 0.30, तो ये क्या, इससे इसकी ऐसी इंटरप्रिटेशन होगी ये कोरिलेशन कोफिशिएंट यकीनी तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता पॉपुलेशन के अंदर, और ये चांस फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे जो 0.002 की वैल्यू है वो 0.05 से नीचे है, लिहाजा ये जो नेगेटिव कोरिलेशन 0.61 का ऑब्जर्व हुआ है, ये एक वाजे सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है जो कि चांस फैक्टर्स की वजह से ऑब्जर्व नहीं हुआ, बल्कि किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि यकीनी तौर पे एंजाइटी T1 के ऊपर, टाइम वन के ऊपर, एंजाइटी T2 के ऊपर जो एक नेगेटिव एसोसिएशन पाया जाता है, वो जो नेगेटिव एसोसिएशन है वो एरर की वजह से नहीं है, चांस फैक्टर्स की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ सिस्टमैटिक वजूहात पाए जाते हैं। तो ये जो है वो आज के मैंने कोशिश की कि एक क्विक सा ओवरव्यू दे दूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट हैं, वो कभी मौका मिला तो उसके बारे में ज़रूर तज़किरा करूँगा। जैसे कि एजम्पशंस का एक थोड़ा सा चीज़ जो है वो मिस आउट हो गई है, और अगर एजम्पशंस मीट ना करें तो ऐसी सूरत हाल में आप लोगों ने क्या करना होता है।
इसके ऊपर अगर कभी मौका मिला तो जरूर बात करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।